मास्टर स्ट्रोक नंबर 1, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात को सरकार ने एक बड़ा फैसला सुना डाला। नोटबंदी का फैसला कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह सुनकर जनता वॉज लाइक, सरकार ने दावा किया कि यह ब्लैक मनी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इससे एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स की जमा पूंजी का नेटवर्थ हो जाएगा जीरो, और साथ ही साथ करप्शन और काउंटरफीट करेंसी की भी वाट लग जाएगी। इसको ऐसा उपाय बताया गया जिससे नक्सलिज्म से लेकर प्रोस्टिट्यूशन सबकी वाट लग जाएगी। फिर शुरू हुई 500 और 1000 के नोट्स बदलने की लंबी चौड़ी प्रक्रिया। एटीएम के सामने एकता कपूर के सीरियल के कहानियों जैसी लंबी लंबी लाइंस दिखने लगी। बैंक्स में ओवरवर्क्ड एम्प्लॉइज और नोट बदलने के चक्कर में हैरान जनता। इस पूरे दौरान बहुत परेशानी हुई, बहुत जहमतें लोगों को झेलनी पड़ी, उठानी पड़ी। पर लोगों ने कहा मोदी जी ने किया है, कुछ सोच के किया होगा। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2 साल, अब तक सारे नोट्स बदले जा चुके हैं और बाजार में तो रेनबो कलर्ड नए नोट्स भी आ चुके हैं। फिर आई आरबीआई की यह रिपोर्ट, 99% से भी ज्यादा नोट्स सिस्टम में वापस आ गए। ब्लैक मनी वीड आउट नहीं हुई थी, वो जगह जगह व्हाइट बन गई थी। 500 और 1000 की जगह अब काला धन 2000 के करारी नोटों में एक्सचेंज होने लगा। काउंटरफीट को बंद करने वाले नोट रंग बिरंगी तो थे, लेकिन ना उनके अंदर जीपीएस चिप था, ना एडेड सिक्योरिटी लेयर था। इसके वजह से पाकिस्तान तो छोड़ो, गली नुक्कड़ के बच्चे भी नोट कॉपी करने लगे। अब बात साफ हो गई कि डिमोनेटाइजेशन से जो फायदे की बात हुई थी वो नहीं होने वाले हैं, अब तो सिर्फ नुकसान होने वाला था। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी 2% स्लो हो गई। कोर सेक्टर्स की ग्रोथ भी गिरकर 4.9% तक आ गई। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों को डिविडेंड का नुकसान हुआ। 1.5 मिलियन जॉब लॉसेस होने की भी बात की गई है ड्यू टू दिस नोटबंदी। और याद रखिए, अभी हम कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोरोना से बहुत पहले से रोना है। मास्टर स्ट्रोक नंबर 2, जीएसटी। नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक से देश उभरा भी नहीं था, तभी आया दूसरा मास्टर स्ट्रोक, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सरकार ने कहा देखिए ये है गुड एंड सिंपल टैक्स है। ऑपोजिशन गुस्से में बोली नहीं नहीं नहीं, ये है गब्बर सिंह टैक्स। श्री अरुण जेटली तो जीएसटी को लेकर इतना खुश थे कि उन्होंने कह दिया ये हमारी दूसरी आजादी है। जीएसटी को लाने का एक बहुत अच्छा आइडिया था, मकसद था, उसमें कोई डिबेट नहीं है। सिंपलर, एफिशिएंट एंड क्लियरर टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्स, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करता, टैक्स पेयर के लिए टैक्स फाइलिंग सिंपल कर देता। साथ ही साथ गवर्नमेंट का यह भी मानना था कि जीएसटी प्राइसेस को, हमारे दामों को कम कर देता, गवर्नमेंट रिसोर्सेज बढ़ाता और सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग को इंकरेज करता। मतलब वाह, सारे लोगों के लिए अच्छा होता। यह सारे लोगों का मास्टर स्ट्रोक था। अरे भाई, मोदी जी ने प्लान किया था, कुछ सोच के प्लान किया होगा ना। पर वर्ल्ड बैंक तो कुछ और ही कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का जीएसटी दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स है। टैक्स फाइलिंग भी मैथ्स के एग्जाम की तरह काफी लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग और मुश्किल बन गया। टैक्स कंप्लायंस तो बढ़ा जरूर, लेकिन कंप्लायंस के साथ साथ कॉस्ट भी बढ़ते गए, जिससे बिजनेसेस को धक्का लगने लगा। और तो और आईएमएफ के चीफ ने यह भी अपनी राय सामने रखी कि इंडियन इकोनॉमी जीएसटी के वजह से स्लो डाउन हो रही है। याद रखिए, मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूं, ये रोना भी कोरोना से बहुत पहले से आने लगा है। अब इससे पहले कि आप मुझ पर चिल्लाओ, मैं आपको यह बता दूं, मान लूं कि हां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया सुधरने लगी, लेकिन उसके पीछे स्टोरी यह थी कि वो रैंकिंग इसलिए सुधर रही थी क्योंकि सैंपल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड मुंबई में हम चीजें इंप्रूव कर रहे थे, बाकी देश में ज्यों का त्यों था। जीएसटी कलेक्शंस बार बार टारगेट्स को मीट करने में फेल करती रही और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रोथ भी धीरे होती रही। सो नो प्लानिंग, मल्टीपल टैक्स स्लैब, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, और स्टेट्स को जो लॉसेस हुई वो अलग। बेसिकली लॉकडाउन वाला ही हाल हुआ। आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन में 0 बटे अंडा। इस सारी चीजों ने जीएसटी को इतना जटिल बना दिया कि अब कोई कहता है कि भाई जरा जीएसटी समझा तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। मास्टर स्ट्रोक नंबर 3, एक
करोड़ नौकरियां। कहते हैं कि इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, बट इस यंग पॉपुलेशन की सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी तो आजकल टिकटॉक में ही इस्तेमाल हो रही है। और अब तो टिकटॉक को भी बंद करने की बात चल रही है, तो क्या करेंगे ये यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? यार देखो, यंग पॉपुलेशन का ढिंढोरा ना इस देश ने काफी सालों से पीट के रखा है। लेकिन सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना काफी नहीं होता है। इस यंग पॉपुलेशन के एसेट का इस्तेमाल भी करते हैं, उनको जॉब्स देकर, उनको स्किल कर कर। 2013 की आगरा में एक रैली में हमें दिलासा दिया गया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे जो यूपीए देने में फेल हो गई है। यह सुनकर हर बेरोजगार के मन में मानो लड्डू फूटने लगे। दिल में मोदी जी के लिए प्यार उमड़ पड़ा और प्यार फिर वोट में बदल गया। और हम में से कई लोगों ने इस बात पर यकीन किया कि अगर बीजेपी आएगी तो यह अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगी। अरे मोदी जी ने वादा किया है, कुछ सोच के वादा किया होगा ना। लॉलीपॉप पकड़ा दिया था, पर क्या हुआ? जॉब क्रिएशन तो छोड़ो भाई साहब, जॉब लॉसेज ही होती रही हैं इतने सारे साल। लेबर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-2018 इज द हाईएस्ट इन 45 इयर्स। अब तो 70 साल की तरफ जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। हमारे देश में मोर देन 60% ऑफ यंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। और सरकार से पूछो तो सरकार कहती है पकौड़े तलो ना, पकौड़े तलो। ज्यादा पूछ लिया तो पाकिस्तान भेज देगी सरकार। और जब ग्रेजुएट्स का यह हाल है तो आप सोचिए अनस्किल्ड लेबरर्स का क्या हाल हो रहा होगा आज के डेट में। और नहीं, मैं इस एपिडेमिक की बात ही नहीं कर रहा हूं। लेबरर्स का हाल इस एपिडेमिक से बहुत पहले से ही बुरा था। एनएसएसओ की एक डेटा के मुताबिक 2012 टू 2018 के बीच में कुछ 3 करोड़ से भी ज्यादा कैजुअल लेबरर्स अपना रोजगार खो बैठे थे। अगेन, कोरोना से पहले। और अब लॉकडाउन में आप सोच सकते हो कि इनकी क्या हालत हो रही होगी। मैंने वही कंगाली में आटा गिला वाला हाल। अफसोस की बात है कि जो सरकार इन्हें जॉब्स देने की बात करती है, इंडियंस को मार्स तक ले जाने की बात करती है, वो असल में, वो सच में इन्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती है और इन्हें घर तक नहीं पहुंचा सकती है। यह है रियलिटी का मास्टर स्ट्रोक। Anyways, coming to master stroke number 4, doubling of farmer income. अपनी देश की मिट्टी के बारे में तो हम सब इमोशनल होते हैं और देश की धरती से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं हमारे किसान। मोदी सरकार ने हमेशा से ही किसानों से काफी सहानुभूति रखी है शब्दों में, और अनेक वायदे भी किए हैं, जिनमें से एक तो मास्टर स्ट्रोक वायदा था भाई साहब। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के किसान की इनकम, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। 2016 में हालत यह थी कि फार्मर सुइसाइड नए रिकॉर्ड बना रही थी, तो कुछ किसानों ने एक दूसरे को देखा और सोचा है डबल इनकम। लेकिन भाई उन्होंने भी बात मान ली। अरे भाई, मोदी जी ने कहा है ना, तो कुछ प्लान करके ही कहा होगा। इनकम डबल होने में और अब 2022 आने में सिर्फ 1.5 साल बाकी हैं, तो जरा यह भी देख लिया जाए कि आमदनी कितनी बड़ी है और आमदनी डबल होने के कितने चांसेस हैं। मनमोहन सिंह, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी है, उनका यह कहना है कि यह फार्मर इनकम डबल की बात, यह $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सिर्फ एक जुमला है, और ऐसा होने के लिए हमारी इकोनॉमी को 12% सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ दिखाना होगा। उधर असलियत में एग्रीकल्चरल जीडीपी मानो किसी दीवाने आशिक की तरह गिरती चली जा रही है। पर रिपोर्ट्स और ऑपोजिशन की आप बात क्यों मानेंगे? मनमोहन सिंह की बात आप क्यों मानेंगे? वो तो सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे। ये एंटी नेशनल अर्बन नक्सल। तो सीधे किसानों की बात मान लेते हैं। अपने आर्थिक हालत से त्रस्त होकर 2018 में 30,000 से ज्यादा किसानों ने नासिक से मुंबई तक एक लंबी मार्च की और अपने ऋण की माफी की अपील की। इनकी मांगे हैं कि सरकार कर्ज माफी करे, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे, उनके बकाये बिजली के बिलों को माफ करे। और अगर आप एनसीआरबी, मैं सरकारी डेटा की बात कर रहा हूं, अगर आप एनसीआरबी की माने तो 2018 में 10,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। अब खुशी के मारे तो खुदकुशी नहीं की होगी ना। इन आंकड़ों को अगर आप देख लें, उनके फाइनेंशियल हेल्थ और इनकम असेसमेंट कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगेगा। तो अब इन किसानों का भी वही सहारा रह गया है जो बिना पढ़े एग्जाम में बैठने वाले बच्चों का होता है। मास्टर स्ट्रोक नंबर 5, नमामि गंगा। अब इस टॉपिक पर तो हमने पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, पर वो कहते हैं ना, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है। आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने?
तो रिवीजन करा देते हैं आपका। मोदी जी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए। हां, अरे उतना ही पैसा जितना वो ग्रैंड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ 300 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स की सैंक्शन की अनुमति भी मिली। बड़े बड़े क्लेम्स किए गए, गंगा 90% तक साफ हो जाएगी। अरे ये वाला मास्टर स्ट्रोक तो जरूर पूरा होगा, लोगों ने सोचा। अरे गंगा पुत्र ने खुद अश्योरेंस दिया है, कुछ सोच के ही दिया होगा ना। पर 5 साल बाद फंड्स और प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बावजूद ना तो गंगा साफ हुई और ना ही हमारा गंगा से साफ पानी पीने का सपना पूरा हुआ। 4,000 रुपए खर्च होने के बाद भी राम तेरी गंगा और मैली। मोदी जी खुद यही कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और हमको गंगा जी से कुछ लेना नहीं है, गंगा जी को देना है। उसके बाद से लेके अब तक गंगा जी का इतना दोहन हुआ है कि वो कभी नहीं हुआ इतना ज़्यादा दोहन। अगर वो आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो आगे कोई वोट भी नहीं देगा। ऐसे झूठे वादे करने से कोई फायदा नहीं है। और जो बाकी के कुछ महीने बाकी हैं उसमें भी गोल अचीवमेंट हमें लगता नहीं है हो पाएगा। लेकिन यह बात भी सही है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते गंगा काफी हद तक साफ अपने आप हो चुकी है। हरिद्वार में बरसों बाद गंगा वाटर पीने लायक सेफ हो गया है और बिहार में भी वाटर पोल्यूशन लेवल्स में कमी गिरावट देखी गई है। मतलब मां गंगा को स्वच्छ किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। तो कंक्लूजन में आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ गंगा एक्शन प्लान का ही नाम बदला था, मास्टर स्ट्रोक बना के लोगों को बेचा गया। काम वही यूपीए सरकार वाला चल रहा था, छोटा छोटा, लेकिन बातें बड्डी बड्डी। पर तुम्हें तो पता ही नहीं था। फाइनली कमिंग टू मास्टर स्ट्रोक नंबर 6, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। अब भैया देखिए, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ में जीरो कितने होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे गौरव वल्लभ जी का इंटरव्यू देख लीजिएगा, उसमें बता देंगे। उसमें तेरा है कि कुछ नहीं है मेरा। अब हाल यह है, मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ का पैकेज ऐलान तो कर दिया अर्थव्यवस्था को स्लोडाउन से बाहर निकालने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। लेकिन होगा कैसे? लोकल के लिए वोकल बनना है। सबसे पहले तो यह हम आपको समझा दें कि इस 20 लाख करोड़ में आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसमें 8 लाख करोड़ तो आरबीआई का लिक्विडिटी इंजेक्शन है। बाकी दुनिया के पैकेजेस में उनके सेंट्रल बैंक्स की कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मॉनेटरी और फिस्कल पैकेजेस को एक मिलाकर एक साथ प्रेजेंट करना सिर्फ सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बाकी बचे 12 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ पहले ही पिछले पैकेजेस हैं जो अनाउंस किए जा चुके हैं। इस तरीके से पूरे ब्रेकअप को एनालाइज करने के बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्चुअली आता है वो करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में कुछ पुराने स्कीम्स की बात दोबारा की गई है और कुछ का नाम बदल दिया गया है। जैसे कि मेक इन इंडिया अब बन गया है लोकल पर वोकल, आत्मनिर्भर भारत। ये मेक इन इंडिया वाला शेर तो असल में गीदड़ ही निकला। पहले सरकार कांग्रेस के स्कीम्स और शहरों के नाम बदलती थी, अब बोर होकर खुद के ही स्कीम्स के नाम बदल रही है। भाई हो क्या रहा है? डूबती इकोनॉमी और माइग्रेंट वर्कर्स की हालत को देख ये 20 लाख करोड़ मास्टर स्ट्रोक की हवा पहले ही फुस हो चुकी है। सरकार खुद भी इसको मास्टर स्ट्रोक अब नहीं कह रही है, लेकिन शायद उनका मकसद भी सर्व हो चुका है, क्योंकि जनता को बस यही तो दिखाना था ना कि सरकार वड्डे वड्डे काम कर रही है, मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, सचिन तेंदुलकर को भी एम्बैरेस कर रही है। वो काम तो हो गया है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक्स तो कई और भी हैं। आर्टिकल 370 का स्क्रैप होना, इंडिया का 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, लेकिन उनके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि वो जो मास्टर स्ट्रोक्स हैं उनकी पोल अभी तक खुल रही है। लेकिन हां, 3 बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक्स हुए हैं और वो एग्जीक्यूट भी हुए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका एग्जीक्यूशन आर्मी ने, जी हां आर्मी ने बखूबी निभाया। ऑपोजिशन का सफाया जो कि वो अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गए हैं, बिल्कुल हुआ है। और राम मंदिर का निर्माण, जो सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी पाकिस्तान वैसे ही कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमारी ऑपोजिशन 70 साल के तरह देश को आगे बढ़ने से आज भी रोक रही है, और राम मंदिर बनने के बावजूद हिंदू अपने आप को आज भी उतने ही या ज्यादा खतरे में महसूस कर रहे हैं। और उधर जो मास्टर स्ट्रोक से आपको फायदा होने वाला था, आम जनता को मुनाफा होने वाला था, जैसे कि नोटबंदी, जीएसटी, फार्मर इनकम, नमामि गंगे, इकोनॉमिक पैकेज वगैरह वगैरह, वो ज्यों की त्यों रह गई है। तो अगली बार कोई आपको मास्टर स्ट्रोक का जुमला सुनाने आए ना,
तो उनको पहले ये 6 साल का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा, अपने आप चुप हो जाएंगे। जय हिंद।